गुड मॉर्निंग। आज हम व्यवस्थापिका पर चर्चा करेंगे। क्या है व्यवस्थापिका? बच्चों, सरकार का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है? वह है कानून बनाना, विधि का निर्माण करना। ये काम कौन करता है? यह काम व्यवस्थापिका या विधानमंडलों द्वारा संपन्न किया जाता है। सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हर अंग का अपना अपना कार्य है। व्यवस्थापिका का कानून निर्माण करने का काम, कार्यपालिका का उन कानूनों को क्रियान्वित या लागू करने का काम और न्यायपालिका का उन कानूनों के अनुरूप न्याय प्रदान करने का काम। तो व्यवस्थापिका क्या हुई? व्यवस्थापिका सरकार का वह अंग, राजनीतिक व्यवस्था का वह संगठन जो कानून, विधि और नीतियों का निर्माण करता है, उनमें बदलाव कर सकता है और उन्हें हटा भी सकता है। अलग अलग देशों में इस व्यवस्थापिका को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत और ब्रिटेन में व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है, जबकि अमेरिका में इसको कांग्रेस कहा जाता है और जापान में इसको डाइट के नाम से जाना जाता है। अलग अलग राजनीतिक शास्त्रियों ने व्यवस्थापिका को अलग अलग तरीकों से परिभाषित करने की कोशिश की है। गिलक्राइस्ट के अनुसार व्यवस्थापिका सरकार का वह अंग है जिसके पास असीम शक्ति है कि वह सरकार के वित्त और सरकार के कानून पर नियंत्रण करता है। समय के साथ साथ व्यवस्थापिका की शक्तियों, उसके कार्य और उसकी भूमिकाओं में भी बदलाव आए हैं। तो फाइनर ने इन बदलावों को परिभाषित करते हुए बताया है कि व्यवस्थापिका राजनीतिक व्यवस्था या सरकार का वह अंग है जो लोकमत का निर्माण करता है, जो जनता की इच्छाओं के अनुरूप कानून बनाता है और कार्यपालिका को निर्देशित और नियंत्रित भी करता है। अब इस व्यवस्थापिका का बच्चों निर्माण कैसे किया जाता है? अलग अलग देशों में इसका निर्माण अलग अलग तरीके से किया जाता है। वैसे इसका निर्माण जनता के द्वारा निर्वाचित प्रत्याशियों या प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। अब ये प्रत्याशी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। भारत का ही उदाहरण लेकर मैं समझाने की कोशिश करूं तो जैसे भारत की संसद जो है, उसमें जो लोकसभा जो है, उसका जो गठन है वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं वह लोकसभा के सदस्य बनते हैं। तो लोकसभा के अंदर तो जनता का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि जाते हैं, जबकि राज्यसभा की मैं बात करूं तो उसमें राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा उन्हें निर्वाचित किया जाता है। तो वह जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। कहने का क्या तात्पर्य है कि विधानमंडल का जो गठन है वह जनता के द्वारा या तो वह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य जो हैं वह विधानमंडल का गठन करते हैं। यह जो व्यवस्थापिका है यह 2 प्रकार की होती है, एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक। एक सदनात्मक जैसे नाम से ही अगर पता चलेगा, जहां व्यवस्थापिका या विधानमंडल के एक ही सदन है, उसे एक सदनात्मक व्यवस्थापिका कहा जाता है। जैसे चीन में एक ही सदन है और यहाँ अगर हम भारत में भी बहुत सारे राज्यों की विधानमंडलों की अगर हम बात करें, जैसे राजस्थान के अंदर भी केवल एक ही सदन है, विधानसभा, तो वह हुई एक सदनात्मक व्यवस्थापिका। और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका क्या होती है? जहां विधानमंडल या व्यवस्थापिका के कितने सदन होंगे? 2 सदन। एक होगा निम्न सदन और एक होगा उच्च सदन।
फिर भारत का उदाहरण देकर ही समझाने की कोशिश करूंगी। भारत में निम्न सदन हुआ लोकसभा और उच्च सदन हुआ राज्यसभा। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के अंदर निम्न सदन हुआ वहां का लोक सदन और उच्च सदन हुआ वहां का लॉर्ड सभा। प्राय ज्यादातर देशों में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जो है उसे अपनाया गया है। इसका कारण क्या है? क्योंकि दो सदन होने से एक तो यह फायदा होता है कि एक सदन में तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और दूसरे सदन में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य या जिन्हें राष्ट्रपति यह समझता है कि वह देश के कुछ काम आ सकता है तो उन्हें मनोनीत किया जाता है। और ये जो उच्च सदन होता है प्राय इसमें हम कहेंगे तो एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंस्ड लोगों को मतलब लोगों का घर माना जाता है। खैर, हम व्यवस्थापिका की अगर हम बात करें तो व्यवस्थापिका के क्या प्रमुख कार्य या भूमिका है? मैंने अभी आपको बताया या व्यवस्थापिका का जो सबसे प्रमुख कार्य होता है वो होता है उसका कानून निर्माण या विधि निर्माण करना। किसी भी देश में बिना व्यवस्थापिका की सहमति के, बिना व्यवस्थापिका के अनुमोदन के किसी भी कानून का निर्माण न किया जा सकता है, न उनमें बदलाव किया जा सकता है और न ही उन्हें हटाया जा सकता है। किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए वहां की विधानमंडल का अनुमोदन और बहुमत प्राप्त करना आवश्यक होता है। फिर से अगर मैं भारत का उदाहरण लेकर ही आपको समझाने की कोशिश करूं तो किसी भी विधेयक को संसद के दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। जैसे कोई विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी रखा जा सकता है। लोकसभा में सपोज कोई विधेयक रखा गया, वहां से लोकसभा का बहुमत लेने के बाद वह विधेयक राज्यसभा जाएगा, वहां से बहुमत लेने के बाद वह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही वह विधेयक कानून बन सकता है। तो कोई भी विधि का निर्माण व्यवस्थापिका की अनुमोदन के बिना नहीं हो सकता और यह व्यवस्थापिका की सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। दूसरी अगर हम शक्ति की बात करें व्यवस्थापिका की तो वह है वित्त पर नियंत्रण। सरकारी पर्स पर जो नियंत्रण है वह व्यवस्थापिका का होता है। बजट को व्यवस्थापिका से पारित होना आवश्यक है और बिना बजट के पारित हुए तो आपको पता है कि सरकार एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। तो बजट का संसद से पारित होना आवश्यक है। संसद चाहे तो बजट में कटौती भी कर सकती है। अमेरिका में तो यह देखा जाता है कि सीनेट कई बार बजट में कटौती भी करती है और राष्ट्रपति पर एक दबाव बनाने की कोशिश भी करती है। तीसरी महत्वपूर्ण कार्य की अगर हम बात करें व्यवस्थापिका के तो वह है उसका संविधान संशोधन करने का कार्य, संविधान में बदलाव करने का कार्य। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रक्रिया अपनाई गई है। इस संविधान संशोधन को व्यवस्थापिका अपने साधारण या विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत के द्वारा अगर व्यवस्थापिका संविधान में संशोधन का विधेयक पारित कर देता है तभी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। फिर भारत का उदाहरण लेकर अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो भारत के अंदर संविधान का कुछ अंश ऐसा है जिसे व्यवस्थापिका अपने साधारण बहुमत से पारित कर सकती है और कुछ अंश ऐसा है जिसको संविधान के संशोधन के लिए संसद के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। इसके अलावा व्यवस्थापिका का जो काम है वह है न्यायिक कार्य। व्यवस्थापिका न्यायिक कार्य भी करती है। जैसे ब्रिटेन के अंदर जो वहां का उच्च सदन है, जो लॉर्ड सभा है, वह जो है वो लास्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस है, मतलब न्याय का
अंतिम जो कोर्ट है वो वहां की लॉर्ड सभा है। स्विट्जरलैंड के अंदर जजों का जो जजेस है उनका निर्वाचन वहां की संसद के द्वारा किया जाता है। भारत और अमेरिका के अंदर जजों की अमेरिका के अंदर जज की जो नियुक्ति है बिना सीनेट के अनुमोदन से नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से वह न्यायिक कार्य भी करता है। इसी तरह अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या जजों पर महाभियोग का प्रस्ताव चलाना है तो वह प्रस्ताव भी व्यवस्थापिका द्वारा ही चलाया जाता है। अन्य अगर हम कार्यों की बात करें तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, वह है लोकमत का निर्माण करना। व्यवस्थापिका के अंदर डिबेट, डिस्कशन होते हैं हर विधेयक पर, हर मुद्दे पर, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, हर मुद्दे पर डिटेल गहन डिबेट और डिस्कशन होते हैं। ये जितने भी डिबेट और डिस्कशंस होते हैं वह सब प्रिंट मीडिया या टेलीविजन या सोशल मीडिया के द्वारा जनता के समक्ष रखे जाते हैं। इसका क्या फायदा होता है? इससे जनता को हर मुद्दे के दोनों पक्ष सुनने का अवसर मिलता है। इससे जनमत या लोकमत के निर्माण होने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो है व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। इसी तरह से व्यवस्थापिका राजनीतिक शिक्षा देने का काम भी करती है। वही डिबेट, डिस्कशंस के द्वारा जो है वो जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित करती है कि इस मुद्दे पर ये तो इसके सही है, ये उसके गलत है, यानी ये प्रॉस है, ये कॉन्स है। दोनों ही पक्षों के आधार पर वह जनता में राजनीतिक शिक्षा निर्माण करने का काम करती है। और ये लोकमत और राजनीतिक शिक्षा का निर्माण का जो कार्य है ये व्यवस्थापिका का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो व्यवस्थापिका का निर्वाचन संबंधी कार्य भी है। जैसे भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो यह निर्वाचन का काम जो है ये व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। आज हम जो है इतनी ही बात करेंगे। आगे की जो बात है व्यवस्थापिका की वो अब हम कल करेंगे। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।